नमस्कार दोस्तों। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। आर बराबर सूत्र होता है आपका रो एल अपॉन ए, इसका मात्रक होता है ओम। फिर अपना तार खींचकर स्ट्रेंथ यानी लंबाई को एन गुना बढ़ा दिया जाए तो आपका प्रतिरोध कितना होगा। ये प्रतिरोध निकालने के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसमें अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये होता है आपका इंक्रीज लेंथ एन टाइम्स, यानी अगर लंबाई को एन गुना बढ़ा दिए गए तो इसका सूत्र है, आपका फॉर्मूला है आर न्यू, यानी नया आपका रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका आर न्यू बराबर एन स्क्वायर आर ओल्ड। जैसे आपका यदि इसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है किसी तार को जोड़कर, अगर एक तो आपकी एन गुना बढ़ा दिया जाए, लंबाई को एक है, इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, जैसे कि लंबाई को जोड़कर बढ़ा दिया जाए, एक एन गुना बढ़ा दिया जाए तो अलग अलग है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका आर न्यू बराबर एन गुना आर ओल्ड। यानी इसे खींच कर नहीं बढ़ाया गया है, उसे क्या कर रहे हैं, खींच कर बढ़ाया गया है, इसको किसी वायर को जोड़कर बढ़ाया गया है, जैसे आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। जैसे आपको एग्जाम्पल है आपका, किसी वायर का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इसे खींचकर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो अब खींचे हुए वायर का प्रतिरोध क्या होगा। तो आर न्यू बराबर होगा आपका 4 का स्क्वायर, एन स्क्वायर इस फॉर्मूले के अंदर रखना है तो आपका एन स्क्वायर यानी 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, और 10 ओम का रजिस्टेंस है तो कितना रजिस्टेंस हो गया 160 ओम। अगर इसे खींचकर बढ़ा दिया गया है, अगर खींचकर नहीं तो बिना खींचे हुए अगर बढ़ाते हैं तो उसका ऐसे होगा आर न्यू बराबर एन इंटू, यानी 4 गुना 10, तो इसका आएगा 40 ओम। कितना आएगा 40 ओम। फिर अपना है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कलर कोडिंग किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये आपके रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस के अंदर पहला है वो आपका टॉलरेंस दर्शाता है, फिर आपका मल्टीप्लायर, और फिर आपका यूनिट, यूनिट मतलब हिंदी में बोलते हैं इकाई, फिर आपका दहाई यानी टेंस। अगर 4 बैंड का हो तो इस प्रकार से, अगर 5 बैंड का हो तो आपको क्या दर्शाता है, ये आपका पहले वाला टॉलरेंस, फिर सेकेंड वाला मल्टीप्लायर, फिर आपका यूनिट, फिर टेंस, फिर आपका सैकड़ा यानी थाउजेंड है, 100 है, ये दर्शाता है आप 100। और अगर 6 बैंड का है तो ये लास्ट वाला ये टेम्परेचर कोफिशिएंट दर्शाता है, और और सबका सेम ही रहता है इनका। तो अपने इसके फॉर्मूला है इसका, बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, वेरी गुड बाद में आपकी होगी वाइट गोल्ड सिल्वर नन। इस प्रकार से याद रख सकते हो। बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वोलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नन। तो ये आपको सारणी है, सबको आती होगी, इस प्रकार से इसको देख लो। फिर अपन निकालते हैं इसके अंदर, जैसे क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर पहला है वो आपका गोल्ड का है, और दूसरा नंबर का अगर रजिस्टेंस है उसके अंदर आपका ऑरेंज दे रखा है, फिर तीसरे नंबर पे पीला, फिर चौथे नंबर पे आपका हरा दे रखा है। तो अपन देखेंगे हरे के अंदर कितना होता है, वो सारणी दिखी थी, सारणी के अंदर हरे का होता है आपका 5 नंबर पे। फिर अपने सेकंड नंबर पे क्या आता है 10, तो इसके अंदर 4 आएगा। फिर आपका मल्टीप्लाई के अंदर ऑरेंज का है, तो ऑरेंज का कितने नंबर पे आता है, तो उस हिसाब से ऑरेंज का देखेंगे। फिर ये गोल्ड का कितना होता है ±5%, तो ये आपको निकालना मैंने अच्छे से बता रखा है। फिर आपका 6700 ओम यानी 6700 ओम ±10% के लिए कलर कोडिंग बताओ। तो कलर कोडिंग होगी इसके लिए 6 के लिए आपका नीला, बैंगनी, लाल और चांदी, यानी ब्लू, वोलेट, रेड, सिल्वर, ये आप निकालोगे तो अच्छे से आ जाएगा। फिर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी के अंदर आपकी धारा यानी कि समान रहती है, करंट समान रहती है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो ये आपका सीरीज के अंदर है। आर इक्विवेलेंट होता है आपका, इस जुड़ जाता है, आर इक्विवेलेंट आपका बढ़ जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है समांतर, जिसके अंदर आपकी करंट डिवाइड होती है और वोल्टेज सेम रहती है। और आप जानते ही हो ये आपका आर इक्विवेलेंट अगर दो का हो, अगर जब दो रेजिस्टेंस दिए हुए तो R1 R2 अपॉन R1 + R2 होता है। और तीन, अगर 3 4 फिर 5 कितने भी दिए हो तो फिर आपका आर इक्विवेलेंट R1 1/R1 +1/R2 +1/R3 +1/Rn, इतने आगे चलते रहते हैं। फिर अपना क्वेश्चन है, जैसे अगर दो समान मान के दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इस इन दोनों का आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है, 10 के अंदर 2 का भाग लग जाएगा। तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, अगर समान मान के कितने भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल के अंदर जुड़े हो, समांतर के अंदर जुड़े हो, तो आपका आर इक्विवेलेंट होते हैं, वो होता है आपका जितना दिया गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में आपके जितने रेजिस्टेंस है, यानी एन का भाग लग जाता है, जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर, तो 10/n, यानी ये जितने रेजिस्टेंस है उसके अंदर आपकी एन का भाग लग जाएगा। फिर जानते हैं अपने व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है,
व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक तो होती है आपकी बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बैलेंस कंडीशन हो तो ये R1 R3 के इक्वल होगा, R3 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन यानी R1 R2 बराबर R2 R4, यानी ये ऑपोजिट साइड के इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऑपोजिट साइड के इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों आपके इक्वल होंगे, यानी R1 R3 बराबर R2 R4। ये ब्रिज बैलेंस हो तब ये कंडीशन होगी। तो बैलेंस होगा तो इसके अंदर आपका I0 करंट फ्लो होगी, तो ये आपका R5 हट जाएगा तो फिर आपका अच्छे से सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर तो आपका इजीली इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा तो ये आपके पैरेलल सीरीज के अंदर हो गए। फिर सीरीज के अंदर हो गए तो इनको सॉल्यूशन करोगे तो फिर ये पैरेलल के अंदर हो जाएंगे। पैरेलल के अंदर होने के आपके आंसर आ जाएगा। अब जानते हैं स्टार डेल्टा के बारे में। स्टार कनेक्शन इस प्रकार से बना रहता है, डेल्टा आपका इस प्रकार से बना रहता है। फिर जानते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी स्टार को डेल्टा में किस प्रकार से करते हैं। ये स्टार वाला दिया गया अपन को, डेल्टा के अंदर बनाना है तो ऊपर ऊपर डेल्टा बना लो। तो RA बना लिया, RB बना लिया, RC बना लिया। फिर आपको दिया गया R1 R2 R3, फिर फाइंड करना, अपन को ज्ञात करना RA RB RC, यानी RA RB RC। इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तीर के निशान लगा लो, ये तीर के निशान लगा लो। फिर RA की वैल्यू लिखनी है तो RA बराबर जो तीर का निशान लगाया यानी R1 प्लस R3, ये R1 प्लस R3, यानी R1 ये जुड़ा है और R3 इधर ये जुड़ा है, ये तीर का निशान है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इन दोनों का रेजिस्टेंस प्लस में हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस R1 R3, फिर अपॉन में जो बचा है उसको बट्टे के अंदर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार RB का लिखा जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन में R3। फिर इसी प्रकार से RC का लिखा जाएगा, RC का ये R2 R3 प्लस R2 R3 बटे में आपका R जो बचा है वो R1 ये बचा है तो ये आ जाएगा। फिर अपन देखते हैं कि स्टार के अंदर जब समान मान के तीनों रेजिस्टेंस लगे हो और वो डेल्टा के अंदर कन्वर्जन करना हो, अपन को चेंज करना हो तो क्या होगा। तो अगर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करते हैं तो सीधा मल्टीप्लाई 3 हो जाता है। ये हमने प्रूफ करके भी दिखा रखा है, मल्टीप्लाई यानी 3 से गुणा हो जाता है। और अगर डेल्टा से स्टार के अंदर चेंज करना हो, जब समान मान के दिए हो तीनों रेजिस्टेंस, यानी 15 के दिए हुए, 15 के दिए हुए, अगर डेल्टा से स्टार में करना है तो ये 3 से भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, 3 का भाग लग जाएगा तो ये 5 के आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपका कैपेसिटर का होता है। कैपेसिटर का कंडेंसर का किस प्रकार से होता है वो देखो। कैपेसिटर के अगर समान मान के ये कैपेसिटर लगे हो तो आपका स्टार टू डेल्टा के अंदर चेंज करना है तो आपका डिवाइड हो जाएगा, और आपका डेल्टा टू स्टार के अंदर चेंज करना हो तो वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका उल्टा होता है। अब देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के अंदर डेल्टा के अंदर आपको दिया हुआ है और ये R1 R2 R3 अंदर में स्टार बना दिया। इस प्रकार से स्टार बना दिया तो अपन को क्या वैल्यू दी गई है, इसके अंदर आपकी RA दी गई है, R2 RC दी, RA RB RC दिया गया है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, नोड 1 नोड 2 नोड 2 यानी 3, ये आपने तीर का निशान लगाना है इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से। तो तीर का निशान लगा के अपन को क्या करना है, R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसका R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तीर के ये देखो R1 किसके साथ में जुड़ा है, R1 जुड़ा है यहाँ पे सिंगल नोड है 1 है, तो यहाँ पे RA और RB है। तो RA और RB तो आपके ऊपर में आ जाएंगे R1 के से, RA RB, और ये तीनों जो बचे हैं RA प्लस RB प्लस RC ये बटे में आ जाएंगे। इसी प्रकार से सेम टू सेम इनका होगा R2 का RB RC। ये अपन किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, R2 का फाइंड आउट कर रहे हैं। R2 का फाइंड आउट कर रहे हैं तो तीर का निशान यहाँ पे है R2 के लिए, तो ये आपका RB हो गया, RC हो गया, और बटे में आपके तीनों का योग हो गया। फिर R3 का हो गया, R3 का यहाँ से देख लो, R3 का तो RA हो गया आपका और RC हो गया, और ये तो ऊपर में हो गया मल्टीप्लाई में, और ये बटे में आपके तीनों का योग हो गया। ये तो हो गया आपके स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब जानते हैं अगर ब्रिज आपको दिया हो वो अनबैलेंस कंडीशन के अंदर हो तो अपन किस प्रकार से करते हैं। बैलेंस कंडीशन तो हमने समझा दिया, और अब अनबैलेंस कंडीशन हो, जब बैलेंस नहीं हो तो क्या करते हैं। बैलेंस नहीं हो तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ये ब्रिज का डायग्राम दिखाया गया आपको, इसके अंदर अपन स्टार बना देते हैं। स्टार बना के सेम टू सेम मेथड आपको समझा दी गई है। तो आपका स्टार के अंदर डेल्टा ये बन रहा है, डेल्टा के अंदर आपको स्टार है तो स्टार का कन्वर्जन करना है। स्टार का कन्वर्जन करोगे तो आपका इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा तो ये सीधा सीधा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका।
इनका तो आपस में प्लस हो जाएंगे, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ये सीरीज में जुड़ गए। फिर ये दोनों पैरेलल के अंदर हो गए, तो पैरेलल के अंदर भी आप सॉल्यूशन अच्छे से कर लोगे। फिर दो रेजिस्टेंस बचेंगे लास्ट में, तो ये दो आपके सीरीज में हो जाएंगे, तो ये लास्ट में आपका जुड़ जाएगा इस प्रकार से। अब आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका वही ब्रिज बना हुआ है, इसके अंदर आपको स्टार बना दिया, वैल्यू दे दी गई। तो स्टार के अंदर वैल्यू देके आपको क्वेश्चन मैंने स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन बता दिया, तो उसके अंदर आपके वैल्यू रखोगे तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं होगा क्वेश्चन, बहुत ही ईजिली आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये डेल्टा बन रहा है, डेल्टा के अंदर आपका स्टार बना लेंगे, स्टार का सोल्यूशन कर लेंगे, तो ये आपके रजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, और अपने आप से कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा। इसको नोट कर लो। फिर जानते हैं अपने एक्टिव और पेसिव एलिमेंट। यानी एक्टिव और पेसिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो सोर्स पावर को डिलीवर करने में सक्षम हो वो एक्टिव सोर्स कहलाते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट आपके वोल्टेज सोर्स। और पेसिव सोर्स होते हैं जो सोर्स पावर को कंज्यूम करते हैं, वो आपके पेसिव सोर्स कहलाते हैं। जैसे आपके RLC यानी रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं, वो आपके पेसिव के अंदर आते हैं, यानी पेसिव एलिमेंट के अंदर आते हैं। अब जानते हैं अपन वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स यानी IVS। तो IVS क्या होते हैं, आपके करंट, ये आपका करंट वोल्टेज सोर्स यानी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया, सॉरी। तो इसके अंदर आपका ये वोल्टेज लगा है, तो वोल्टेज आपका DC का वोल्टेज सोर्स है, ये आपका AC का वोल्टेज सोर्स है। पता ही लग रहा है सिंबल से। फिर वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, तथा आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ये हो गया आपका आइडियल की बात होगी कि आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा रहता है। लेकिन वोल्ट मीटर में इसका उल्टा रहता है। वोल्ट मीटर में क्या रहता है, आपका आंतरिक प्रतिरोध वो समांतर के अंदर लगा रहता है। और अपन करंट सोर्स की बात करें, करंट सोर्स ICS यानी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करें, तो ये इस प्रकार से सिंबल होता है। और आपका इस करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आपका समांतर के अंदर कनेक्ट होता है। और आइडियल के अंदर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगी इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है। ये आपका डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम। लेकिन एमीटर का उल्टा होता है, करंट सोर्स से उल्टा होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है एमीटर के अंदर। अब करते हैं वोल्टेज सोर्स के। वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, ये दोबारा से आ गया। तो ये वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है, और आइडियल का शून्य होता है ये वोल्टेज। फिर आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस दिए गए हो, तो ये आपके समांतर के अंदर कनेक्ट है और समान मान के हैं, तो इसके अंदर सीधा डिवाइड कर दो 3 से, तो आपका 4 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। फिर आता है आपका एक क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्टेज सोर्स का होता है, इसका इसका होता है आपका जीरो इंटरनली रेजिस्टेंस होता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध जीरो होता है आदर्श वोल्टेज सोर्स का। फिर अपना एक आदर्श करंट सोर्स का अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो अनंत होता है। ये मैंने आपको नोट करवा दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए सर्किट को डेल्टा में बदलना है, यानी स्टार में दिया गया है, डेल्टा में बदलना है। तो डेल्टा के अंदर बदलना है, तो वही प्रोसेस है आपका। यहाँ पे डेल्टा बना दो, इस प्रकार से डेल्टा बनाना है कि इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दो, और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना मैंने आपको सिखा रखा है। तो वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एक का आ जाएगा आपका 19, एक का आ जाएगा 19/3, एक का 19/4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से। फिर आपका इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर आपका डेल्टा दिया गया है और स्टार के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टार के अंदर कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया, तो ये क्वेश्चन आप देख लो इसको। फिर चलते हैं अपन, यदि किसी तार का प्रतिरोध का मान 20 ओम है और खींचकर उसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दे, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आर ओल्ड बराबर दिया गया है 20 ओम, एन है अपना 4, और आर न्यू का फॉर्मूला होता है N² आर ओल्ड। तो आपका हो जाएगा N4 का स्क्वायर 16 गुणा 20 बराबर 320 ओम इसकी आ जाएगी। ये बिना खींच, अगर ये तो खींच कर है, अगर बिना खींचे हुए तार लंबाई तार को जोड़कर बढ़ा दें, तो आर न्यू हो जाएगा आपका N×R ओल्ड, यानी 4 × 20 बराबर 80 ओम आ जाएगा तब। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर आपको ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे, ये आपका देखोगे कि ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो 10 × 2 20, आपकी 5 × 4 20, तो ये आपका बैलेंस कंडीशन है, तो ये आपका हट जाएगा।
ये हटेगा तो आपका सीधा सीधा इस प्रकार से आ जाएगा 10+4 और 5+2 यानी 10+4 14 हो गया और ये आपका 5+2 7 हो गया। तो 14 और 7 आपके पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो गए दो रजिस्टेंस। तो ये आपकी वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा 14/3। फिर अपन को ए और बी के बीच में फिर से अपन को यहाँ पे रजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल रजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो ये आपका 10×2 यानी 20 आर इक्विवेलेंट है। तो ये तो सीधा सीधा ही हो जाएगा। इसको करने के लिए किस प्रकार से, ये आपका शॉर्ट सर्किट, तो इसको इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। इसको इस प्रकार से डायग्राम बनाओगे तो ये आपका ये पैरेलल के अंदर हो गया। ये पैरेलल के अंदर आप देखोगे तो आपका 10 और 4 पैरेलल के अंदर हो गए, 5 और 2 ये आपके पैरेलल के अंदर हो गए। तो इसको इस प्रकार फिर ये लास्ट में आपका ये दो वैल्यू आ गई, ये आपका सीरीज में हो गया। सीरीज में होते ही आपका इस प्रकार से हो जाएगा। सीरीज में होते ही इस प्रकार से हो जाएगा। तो फिर इन दोनों को अगर सीरीज में जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 30/7 ओम। फिर अपना टेम्परेचर दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर नोट आपका ओम। एल्फा नोट बराबर दिया गया आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका एल्फा है वो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका रेजिस्टेंस होगा हुआ RT ओम। फिर RT बराबर हो जाएगा आपका आर नोट कोष्टक 1+अल्फा नोट टी। फिर अपना T1 बराबर R1 ओम दिया गया, अल्फा बराबर टेम्परेचर T1। फिर T2 बराबर आपका R2 ओम। तो R2 बराबर देखेंगे इसके थ्रू तो आपका हो जाएगा R1 कोष्टक 1+अल्फा T2 - T1। फिर इन दोनों को रिलेशन देखेंगे, दोनों को मिला के फिर R2/R1 का, तो 1+अल्फा T2 बटे में 1+अल्फा T1। ये सीधा सीधा आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फिर देखते हैं दो अगर बल्ब है, अपन इसको सीरीज के अंदर जोड़ते हैं, यानी इन दोनों को सीरीज के अंदर जोड़ते हैं तो पावर का क्या होता है, पावर आपकी पैरेलल की तरह पैरेलल के रजिस्टेंस जुड़ते हैं उस प्रकार से जुड़ जाएगी। जैसे आपको दिखाया गया है 1/P इक्वलेंट बराबर 1/P1 + 1/P2। तो आर इक्वलेंट बराबर P1 P2 बटे में P1 + P2। फिर जब आपके पैरेलल के अंदर जब समांतर के अंदर दो बल्ब जुड़े हो तो सीधी डायरेक्ट आपकी पावर जुड़ जाती है। जैसे कि आपकी ये सीरीज के अंदर आपको दिया गया है तो ये आपकी सेम करंट होगी। हीटिंग इफेक्ट आपकी समानुपाती होता है I² R के। तो ये आपके ये पूछा गया कि कौन सा लैंप ज़्यादा जलेगा, तो लैंप आपका R1 है, ये ज़्यादा जलेगा क्योंकि इस फॉर्मूले से देख लो P बराबर V²/R, P समानुपाती 1/R, यानी सीरीज में लगे बल्बों में से कम वाट वाला बल्ब आपका ज़्यादा जलेगा। ये सीधा सीधा याद ही रख लो। फिर आपका समांतर में लगे बल्बों में ज़्यादा वाट वाला बल्ब ज़्यादा जलेगा। ये ज़्यादा वाट वाला है वो ज़्यादा जलेगा। अब देखते हैं आपकी पावर बराबर, पावर यानी डीसी की पावर होती है तो वो होती है आपकी P बराबर VI, और इसको लिखते हैं P बराबर I²R भी लिख सकते हैं और V²/R भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है वाट। एसी के अंदर पावर होती है वो 3 प्रकार की होती है आपकी। एक होती है अपरेंट पावर जिसका फॉर्मूला होता है VI, जिसको अपन वोल्ट एम्पियर में लेते हैं या KVA किलो वोल्ट एम्पियर में लेते हैं, MVA में लेते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। तो ये VI मान है, ये कौन सा मान लिया जाता है, वोल्टेज और करंट का RMS मान लिया जाता है एसी के अंदर। एक्टिव पावर होती है वो होती है ट्रू पावर, जिसका आपका सूत्र होता है VI कोस पाई, इसका मात्रक होता है वाट। कोस पाई होता है आपका पावर फैक्टर। रिएक्टिव पावर होती है वो आता है आपका VI साइन पाई, जिसका आपका मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, जिसमें आपका KVAR से इसको दर्शाते हैं। फिर अपन देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ओम का नियम लागू होता है, यानी टेम्परेचर आपका नियत रहना चाहिए। जब अगर सप्लाई वोल्टेज V हो और करंट सप्लाई करंट I हो तो वोल्टेज V समानुपाती I नहीं होगा। क्या होगा, I समानुपाती V होगा अगर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज V हो और I सप्लाई करंट हो तो, अगर ये कंडीशन दी गई हो तो। और सूत्र तो ये आपको आते हैं, I बराबर V/R, एम्पियर इसका मात्रक होता है, V बराबर IR, वोल्ट इसका मात्रक होता है, R बराबर V/I, ओम इसका मात्रक होता है। R रजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, V का वोल्टेज का मात्रक वोल्टेज होता है, I का मतलब करंट का मात्रक आपका एम्पियर होता है। ये आपको पता ही है। अगर जब ये कंडीशन दी गई हो ओम्स लॉ बिटवीन
आपकी वी आपका वोल्टेज ड्रॉप दिया गया और करंट के बीच में रिलेशन पूछते हैं, तो आई समानुपाती वी नहीं होता है, आपका वी समानुपाती आई होता है। जब अगर ये कंडीशन दी गई हो, इन दोनों कंडीशन के हिसाब से ये नियम आपका निर्धारित होता है। फॉर्मूला सब सेम रहता है। ये लीनियरिटी की आपकी रहती है कि रेजिस्टेंस लीनियर रहता है, तो इस प्रकार से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा करंट और वोल्टेज में समान बढ़ता जाएगा। ये आपका लीनियर रिलेशन होता है। अब देखते हैं करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल कहता है यह नियम तब अप्लाई होता है जब दो प्रतिरोध समांतर के अंदर जुड़े हो, और वोल्टेज डिवीजन रूल जब श्रेणी के अंदर दो प्रतिरोध लगे हो तब आपका वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर पैरेलल है तो पैरेलल के अंदर क्या समान रहेगा, पैरेलल के अंदर आपका वोल्टेज समान रहेगा, तो वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर आपका श्रेणी के अंदर आपकी करंट समान रहेगी। तो इसके अंदर उल्टा आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है करंट डिवीजन रूल के अंदर, तो इसके अंदर आई की वैल्यू आपकी I1 बराबर हो जाएगी, इसके अंदर प्रतिरोध यानी R1 के अंदर आपकी करंट होगी वो हो जाएगी I1 बराबर I इंटू R2, यानी ऑपोजिट साइड का रजिस्टेंस लेना और इन दोनों का आपका योग करना है, इन दोनों का योग करना है। फिर आपका I2 बराबर हो जाएगी I इंटू R1, यानी जिसका निकालना है उसकी ऑपोजिट साइड में ऊपर में लेना है R1 बटे में R1 प्लस R2। फिर आपका वोल्टेज का हो गया, तो वोल्टेज का क्या होता है V1 बराबर V1 यानी R1 का वोल्टेज बताना है, तो V1 बराबर V गुणा R1 बटे R1 प्लस R2। V2 बराबर हो जाएगा V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। ये हो जाएगा आपका V2 की वैल्यू। फिर देखते हैं अपन लीनियर एंड नॉन लीनियर कंडीशन। तो वो होती है जब आउटपुट इनपुट के पैटर्न को फॉलो करता है, यानी जैसे जैसे आउटपुट बदलता है वैसे वैसे आपका इनपुट बदलता है, तो वो आपका लीनियर सिस्टम कहलाता है। इनपुट में चेंज होने के साथ साथ आउटपुट में भी साथ उसी प्रकार से चेंज होता है, तो वो लीनियर सिस्टम कहलाता है। जैसे कि ये होगी तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये आपका जब ये चेंज हो रहा है यहाँ पे T1 पे कुछ भी ऊपर हो रहा है तो ये भी थोड़ा बहुत ऊपर होगा ही, और ये जब नीचे हो रहा है तो ये भी थोड़ा बहुत नीचे होगा ही। ये इस प्रकार से चेंज होता है। आउटपुट और इनपुट के बीच में आपकी लीनियर कंडीशन होती है। फिर देखते हैं अपन नोड एंड जंक्शन। नोड या जंक्शन क्या क्या सिस्टम रहता है, जब दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़ते हैं और धारा का बंटवारा होता है तो उसे नोड या जंक्शन कहते हैं। जैसे कि आपका ये हो गई R1 और R2 दो एलिमेंट लगे हैं, दो पैसिव एलिमेंट लगे हैं, तो इनके बीच में ये क्या है, ये आपकी नोड हो गया या जंक्शन हो गया बीच में। जैसे कि आपका ये एग्जांपल देख लो R1 R2 और R3, तो ये क्या हो गया बीच में ये डॉट दिखाया गया, ये क्या है, ये नोड या जंक्शन हो गया। जैसे ये दिखाया गया है तो ये यहाँ पे क्या है, ये आपका नोड अक्ष है, इन्हें नोड दिखाया गया है। फिर जानते हैं ब्रांच, यह दो नोड को जोड़ने का एक रास्ता होता है। तो जैसे ये नोड 1 है नोड 2 है, तो ये क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। फिर अपन जानते हैं मेश या लूप। मेश या लूप होता है यह एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को जोड़ते हुए एक क्लोज पाथ बनाता है, यानी इन दोनों को एक सर्किट बनाता है, तो ये क्या एक लूप हो गया। इन दोनों का सर्किट क्लोज पाथ होगा तभी जाके आपका मेश या लूप होगा। अब देखते हैं केसीएल न्यूमेरिकल। केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ का न्यूमेरिकल देखते हैं क्या नियम क्या कहता है। इसका नियम ये कहता है जब नोड एन हो, यानी नोड की संख्या एन हो, तो आपकी केसीएल इक्वेशन बनती है, वो बनती है n-1, यानी केसीएल इक्वेशन उसमें से एक माइनस हो जाती है। ये मैंने आपको क्वेश्चन डिटेल से करवा रखा है, इसको देख लो दोबारा से। ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपकी यहाँ पे 100 ओम दिया गया है, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम दिया गया है, और ये 50 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लगा है, ये 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। तो इसके अंदर आपको आई फाइंड आउट करनी है, आई फाइंड आउट करनी है, आई ये फाइंड आउट करनी है, आई दिख रही, ये फाइंड आउट करनी है। तो आई बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखोगे आप तो 100, यानी 100 माइनस वी ए, ये वी ए अपन ने नोड पे जंक्शन मान लिया, यहाँ पे मान लिया वी ए, तो ये वी ए अपॉन 10, यानी ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो अपन को वी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को आई बराबर होता है I1 प्लस I2, यानी आई होती है तो ये दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक तो इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये क्या होगी, इसके अंदर आई की वैल्यू लिखेंगे, तो आई की वैल्यू तो अपन ने निकाल रखी है, ये कि ये यहाँ पे रख देंगे। फिर I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू होती है आपकी वी ए आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ से जा रहा है, फिर प्लस में आपका ये आपका
जो माइनस से जो जुड़ रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये +50 हो गया यानी +50 हो गया। बटे में ये रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस बटे में आ गया प्लस। फिर ये वी ए है तो वी ए यहाँ से जा रही है करंट, ये I2 की बात कर रहे हैं तो वी ए -25, ये माइनस का 25 हो गया क्योंकि यहाँ प्लस में जुड़ रहा है तो इसका ऑपोजिट साइन आएगा यहाँ पे, तो ये -25 आ गया। बटे में आ गया आपका 10। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा वी ए की वैल्यू आ जाएगी, वी ए की वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपकी 41.66 वी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो आई की अगर इसके अंदर वैल्यू पुट अप करोगे तो आ जाएगी आपकी 5.8 एम्पियर आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर अपन को यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और दे रखा है, जो मैंने न्यूमेरिकल करवा रखा है ये आपको, ये आपकी DFCCL की प्लेलिस्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल करा रखा है, KCL का न्यूमेरिकल है। फिर अपन जानते चलते हैं KVL पे, किरचॉफ वोल्टेज नियम। किरचॉफ वोल्टेज नियम क्या कहता है, यानी इसके अंदर किसी भी लूप में EMF का योग प्लस वोल्टेज ड्रॉप का योग हमेशा शून्य होता है, यानी सिग्मा EMF प्लस सिग्मा वोल्टेज ड्रॉप बराबर 0। ये होता है प्लस होता है, अगर प्लस से जुड़ा हो तो ये आपका माइनस का निशान आता है, वोल्टेज ये वोल्टेज होता है। ये आपका प्लस से जुड़ा हो तो ये इधर से इसका ऑपोजिट साइन आता है वोल्टेज में। अगर इसके अंदर आपको इक्वेशन बनाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप IR हमेशा अपन पॉजिटिव साइन में ही लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे करंट की भी मैंने यहाँ पे डिटेल से समझा रखा है कि करंट यहाँ से आ रही है इधर से जा रही है तो किस प्रकार से माइनस करना है। जैसे कि आपकी इक्वेशन लिखी गई है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम, E1 दिया गया, R1 R3 ये R2 है, फिर ये यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही है, इधर से आपकी I2 करंट फ्लो हो रही है, ये आपका E2 वोल्टेज सोर्स दिया गया है। तो E1 के लिए यहाँ इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे आपकी E1 -E1 प्लस I1, इसके अंदर I1 करंट फ्लो हो रही है, फिर आपका R1 रेजिस्टेंस है, प्लस इसके अंदर आपकी I1 माइनस ये I2 आ रही है तो ये I2 माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आपकी R2 हो जाएगा, तो ये आपका एक इक्वेशन बन गई बराबर 0। फिर इधर से बनाएंगे, इसकी बनाएंगे इक्वेशन, तो E2 माइनस E2 प्लस यहाँ पे इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा I2 माइनस I1, फिर ये रेजिस्टेंस है R2 प्लस आपका I2, इसके अंदर I2 करंट फ्लो हो रही है और R3 रेजिस्टेंस है, बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई दोनों। फिर देखते हैं अपन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की आपकी V बराबर होता है VM साइन ओमेगा टी, जहाँ पे V होता है आपका इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक मान, यानी किसी भी समय वोल्टेज का चेंजिंग होने वाला मान होता है वो होता है तात्क्षणिक मान। और VM होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू, इसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं अधिकतम मान। और ओमेगा होता है वो होता है आपका एंगल यानी कोण होता है, ओमेगा यानी आपकी ओमेगा टी होता है एंगल, यानी ओमेगा बराबर होता है आपका कोणीय आवर्ती, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। टी बराबर होता है आपका टाइम, आपको ओमेगा को लेते हैं रेडियन पर सेकंड में, ओमेगा बराबर होता है 2πf, यानी एफ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, यानी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं आवर्ती, और हर्ट्ज में इसका मात्रक होता है। वी बराबर होता है VM साइन ओमेगा, साइन आपका 0, साइन 0 पे आपकी क्या वैल्यू होगी, तो ये इसके अंदर आपके जिस हिसाब से एंगल है, एंगल के हिसाब से कितनी वैल्यू आएगी ये मैंने आपको डिटेल से बता रखा है। फिर अपने चलते हैं फ्रीक्वेंसी पे। आवर्ती 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल होता है वो होता है आपके एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया टाइम कहलाता है आवर्तकाल, जिसको आपको सेकंड से दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं, और सेकंड इसका मात्रक होता है। फिर जानते हैं अपन एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत मान। यह AC में DC के कांस्टेंट को दर्शाता है, कंटेंट को दर्शाता है, यानी AC के अंदर DC के जो कंटेंट और पार्ट है, भाग है, उसको दर्शाता है। एवरेज वैल्यू को DC वैल्यू भी कहते हैं, यानी एवरेज वैल्यू को DC वैल्यू भी कहते हैं। एवरेज वैल्यू को PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल से नापते हैं। एवरेज वैल्यू बराबर होता है आपका एक साइकिल में एरिया बटे आवर्तकाल। ये हो गया आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो गया कि एवरेज किस प्रकार से निकालते हैं। एवरेज बराबर हो गया एक साइकिल में एरिया बटे आवर्तकाल, यानी एक साइकिल में ये हो गई एक साइकिल में आपकी 2 सेकंड लगी है, और ये आपका 10 दिया गया, 10 दिया गया, तो ये 10/2 बराबर 5 एम्पियर आ गई। यहाँ पे 20 दिया गया, यहाँ पे आपके ये टी है, टाइम दिया गया 2 सेकंड, और आपका एम्पियर दिया गया यहाँ पे 10, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 20 आ जाएगा, फिर 20 के अंदर आपका एवरेज के अंदर भाग कर देंगे तो आपका 10 एम्पियर आ जाएगा।
फिर प्योर साइनोसॉइडल सप्लाई के लिए पूरी साइकिल के लिए औसत मान 0 होता है। साइनोसॉइडल के लिए हाफ के लिए होता है आपका 2 Vm/पाई, यानी 2 Im/पाई, ये होता है आपका साइनोसॉइडल हाफ साइकिल के लिए। फिर जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए एवरेज वैल्यू होती है, वो होती है Vm/पाई, और आपकी करंट होती है Im/पाई। यानी ये वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ये करंट के रिस्पेक्ट में, ये वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में। फिर फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात है, तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है आपकी 2 Vm/पाई, 2 Im/पाई, ये आपकी करंट के रिस्पेक्ट में, ये आपकी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। ये आपका आपका क्वेश्चन है। आई बराबर दिया गया है 5 sin ω + 30, तो आपकी ये होती है आपकी आई बराबर होता है Im sin ω + एल्फा। तो Im की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5 एम्पियर। अगर Im की वैल्यू पूछे तो यहाँ पे साइन के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो आपकी आई है, 5 एम्पियर हो गई। फिर आई एवरेज बराबर देखते हैं, तो 2 Im/पाई, तो Im की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली, इसके अंदर रखेंगे तो आ जाएगी आपकी 3.18 एम्पियर। अब चलते हैं RMS पे। RMS की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यह वर्किंग कंटेंट को दर्शाता है। ये एसी का वो मान है जो समान समय में समान कार्य करता है जब उस पर डीसी लगाए। तो जैसे कि आपकी डीसी के अंदर आपकी 50 वाट है, तो एसी के 50 वाट है, तो डीसी की भी 50 वाट होगी। टाइम आपका 2 सेकंड है, तो इसका भी 2 सेकंड होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दिया गया एसी के अंदर 50 वाट और टाइम दिया गया है और वोल्टेज आपका 220 दिया गया है, इसके अंदर आपकी ये 50 वाट दिया गया है, ये 2 सेकंड दिया गया है और 180 वोल्टेज दिया गया है। लेकिन इसकी आरएमएस वैल्यू दोनों की देखेंगे तो डीसी की भी आरएमएस वैल्यू 180 होगी और आपकी एसी की आरएमएस आपकी 180 ही होगी। ये कहने की मतलब है। ये आपको फॉर्मूला वगैरह मैंने बताई दिए, ये आपके आरएमएस के ये फॉर्मूला होते हैं, ये आपको डिटेल से मैंने करवा रखा है। Vm/√2, ये आपको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ये करंट के रिस्पेक्ट में, ये वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ये करंट के रिस्पेक्ट में, ये वोल्टेज के, ये करंट के रिस्पेक्ट में। फिर चलते हैं एडमिटेंस पे। एडमिटेंस को वाई से दर्शाते हैं। यह है इंडक्टेंस का रिसिप्रोकल यानी उल्टा होता है। जैसे आपका ओम का उल्टा सिंबल बना रहता है, मोह से इसको दर्शाते हैं। मोह या सीमन इसका मात्रक होता है। वाई बराबर होता है आपका 1/Z। जेड होता है आपका एडमिटेंस। वाई बराबर सूत्र होता है आपका G+JB, यानी जब GB/Y करंट के फ्लो होने का विरोध करते हैं, यानी GB विरोध करता है, BB आपका, और वाई भी आपका करंट के फ्लो होने का आपका विरोध करते हैं। फिर अपन देखते हैं पावर फैक्टर। यह वोल्टेज तथा करंट के बीच में कोसाइन एंगल होता है। पावर फैक्टर कोस पाई से दर्शाते हैं। ये मैंने आपको करवाई दिया। फिर चलते हैं फॉर्म फैक्टर पे। फॉर्म फैक्टर इसका मान होता है 1.11। फॉर्म फैक्टर बराबर सूत्र होता है RMS/एवरेज वैल्यू। फिर चलते हैं पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को PF से दर्शाते हैं। पीक वैल्यू बटे RMS वैल्यू इसका सूत्र होता है, और इसका मान होता है आपका √2, जिसकी वैल्यू होती है 1.41। फिर अपन एडमिटेंस पे चलते हैं। तो एडमिटेंस को जेड से दर्शाते हैं। ओम इसका मात्रक होता है। जब एसी में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व और कैपेसिटेंस मिलकर करंट का फ्लो होने का विरोध करते हैं, तो ये आपका एडमिटेंस कहलाता है। यानी जितना एसी के अंदर रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका टोटल जेड। जेड का ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको डिटेल से करवा रखा है। फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसको एक्सेल से दर्शाते हैं। यह आपका इंडक्टेंस का वह गुण है जिसके कारण करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। यानी एक्सेल बराबर 2πfl, जहाँ पे आपका ओमेगा एल से भी दर्शाते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से दर्शाते हैं। ये कैपेसिटेंस का वह गुण है जिसके कारण करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। एक्सी बराबर 1/ओमेगा c ओम, या 1/2πfc ओम इसका मात्रक होता है। फिर अपन जानते हैं कंडक्टेंस। यह रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। जी इसका मात्रक होता है, जी इसका सिंबल होता है, और इसका उल्टा ओम इसका, महो इसका सिमन इसका मात्रक होता है। ससेप्टेंस यह है आपका रिएक्टेंस का उल्टा होता है, और बी से दर्शाते हैं। महो और सीमन इसका मात्रक होता है।
फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पॉलीपेज सिस्टम। जब एक से अधिक पेज यूज करते हैं तो उसको पॉलीपेज सिस्टम कहते हैं। जैसे आपके 2 पेज होते हैं, 3 पेज होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 6 पेज भी होता है, 9 पेज भी होता है। 2 पेज होता है, 2 पेज, 2 पेज के अंदर आपके 2 पेज के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। दोनों वोल्टेज का मैग्नीट्यूड समान रहता है, यानी दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड आपका समान रहता है वोल्टेज का। जैसे आपका ई ए आपका बराबर होगा मैग्नीट्यूड ई बी। और ये मैंने आपको करवा दिया। फेज वोल्टेज होता है जब वोल्टेज किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच में देखते हैं तो वो आपका फेज वोल्टेज कहलाता है। लाइन वोल्टेज होता है, वो होता है आपका जब हम दो फेजों के बीच में अगर वोल्टेज लेते हैं तो आपका लाइन वोल्टेज कहलाता है। फिर आपका थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम के अंदर क्या है, एक दूसरे यानी थ्री फेज के अंदर फेज एंगल होता है, वो आता है आपका 120 डिग्री का। इसके अंदर आपका वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड समान रहता है। ये आपका थ्री फेज का डायग्राम बनाया हुआ है और ये आपको मैंने डिटेल से समझा रखा है। अगर बैलेंस कंडीशन हो, जब भी तीनों फेज में समान इम्पीडेंस तथा समान फेज एंगल होगा तो ये बैलेंस लोड कहलाएगा। और अनबैलेंस लोड के अंदर जब तीनों फेज में असमान इम्पीडेंस अतः असमान फेज एंगल हो तो ये आपका अनबैलेंस लोड कहलाएगा। फिर जानते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर। थ्री फेज पावर को किस प्रकार से मापते हैं। बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल में 0 एम्पियर करंट फ्लो होता है। पावर को मेजर करने के लिए वाटमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी अगर जब बैलेंस के अंदर कंडीशन हो तो स्टार के अंदर या न्यूट्रल होता है तो इसके अंदर आपकी करंट फ्लो नहीं होती है, 0 फ्लो होती है। यह आपकी इक्वेशन आपको लिखाई गई है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर अपन देखते हैं थ्री पेज बैलेंस के अंदर थ्री पेज थ्री वायर सिस्टम होता है। तो थ्री पेज थ्री वायर सिस्टम इस प्रकार से होता है। इसमें मिनिमम कितने वाट मीटर, 1 वाट मीटर की आवश्यकता होती है बैलेंस हो तो, यानी एक पेज के अंदर माप लेते हैं, फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर वाट मीटर की अपन देखते हैं तो वाट मीटर के अंदर एक आपकी करंट कोयल होती है, एक होती है आपकी पोटेंशियल कोयल। तो करंट कोयल होती है वो लोड के साथ में सीरीज के अंदर जुड़ी रहती है, वो करंट को नापती है। और पीसी होती है वो पोटेंशियल कोयल, वो लोड के साथ में पैरेलल के नहीं समांतर के अंदर जुड़ी रहती है, ये वोल्टेज को नापती है। फिर अपना नेक्स्ट मेथड है थ्री पेज थ्री वायर अनबैलेंस कंडीशन, जिसके अंदर आपकी 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। यह बैलेंस और अनबैलेंस दोनों दोनों आपकी सिस्टम की पावर को माप सकता है। यह आपका इस प्रकार से डायग्राम होता है। फिर आपका है थ्री पेज, यानी थ्री पेज 4 वायर बैलेंस सिस्टम। थ्री पेज के अंदर 4 वायर हो तो ये देखो 4 वायर आपको कहाँ कहाँ से निकाल रखे हैं, देख लो। स्टार का बना हुआ है, 3 वायर तो स्टार से निकल गए, एक आपका न्यूट्रल से निकल गया। तो ये आपके इस प्रकार से वाट मीटर कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं करती है, इसलिए न्यूट्रल में पावर लॉस नहीं होता है। तो इसके अंदर वाट मीटर 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है आपकी करंट को, ये पावर को मापने के लिए 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। फिर आपकी है थ्री पेज 4 वायर अनबैलेंस सिस्टम। इसके अंदर न्यूट्रल के अंदर भी आपकी करंट फ्लो होती है। अनबैलेंस कंडीशन है तो करंट तो फ्लो होगी, न्यूट्रल के अंदर सेम टू सेम वायर रहेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपन को 3 वाट मीटर की आवश्यकता होगी, तीनों के अंदर आपको अलग अलग पावर मापनी पड़ेगी। ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि इसके अंदर कितने वाट मीटर यूज होते हैं। फिर आपका थ्री पेज 4 वायर सिस्टम बैलेंस के, तो इसके अंदर आपको सीधा निकालना है। तो मैंने आपको DFCCL की प्लेलिस्ट के अंदर बता रखा है कि सीधा किस प्रकार से वाट मीटर को निकालते हैं। फिर अपने लास्ट मेथड है 2 वाट मीटर मेथड। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपकी बैलेंस और अनबैलेंस दोनों की स्थितियों में अपन 2 वाट मीटर मेथड से अपन पावर को माप सकते हैं। जिसके अंदर आपको किस प्रकार से पावर मापते हैं, ये आपका कॉमन बिंदु रह जाता है। स्टार के अंदर देख लो, ये कॉमन बिंदु रह जाता है। ये वाट मीटर W1 लगा है, ये W2 लगा है, यानी वाट मीटर फर्स्ट और सेकेंड। और ये इसके अंदर आपको पावर किस प्रकार से मेजर होती है, ये मेजर होती है आपकी W बराबर W1 प्लस W2। ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो इसका बराबर होता है √3 VL IL cos पाई। ये मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है। फिर W2 माइनस W1, तो ये बराबर होता है आपका VL IL साइन ये साइन पाई। ये भी आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपका 10 पाई बराबर √3 W2 माइनस W1
बटे में W2 प्लस W1। 5 बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स √3 W2 माइनस W2 प्लस W1, यानी इन दोनों का योग और एक बार इन दोनों का माइनस हो जाएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, और इसको पूरा देखना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का रिवीजन क्लास है वो ख़त्म हो गई है, और अपने वीडियो सारे बने हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।